वो फर्दन फर्दन आए हमारे पास तो उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। अब 35 इस्तीफे झट से मंजूर कर लिए गए हैं, तो इनके तो अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आ रहा है कि एक फ्रेश इलेक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। पहली बात तो ये कि इस्तीफे कबूल किए, हम खुश हैं, अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ बाकी जितने रह गए वो भी करें, हिम्मत है तो बाकी भी करो ना। आज इन्होंने 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं और अभी खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि पीटीएम जो है ये मुशावरत कर रही है कि इन 35 नशिस्तों के ऊपर अगर इमरान खान हुआ तो हम उसके मुकाबले में उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेंगे। तो इतने पॉपुलर लीडर को अगर आप सियासत से बाहर करेंगे तो क्या उससे को पाकिस्तान का फायदा और भला होगा या पाकिस्तान का नुकसान होगा? ये कोई भी ज़ीशूर शख्स अपने आप से सवाल कर ले, उसको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज 5 साल गुजर गए उमर इस दर्दनाक वाक़ये को, लेकिन अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिल सका। हमारे सिंध में आप देखिए इतना जुल्म है, और मैं एक सिंध की बेटी अपने हक की खातिर, इंसाफ की खातिर इन जाबरों, इन जागीरदारों, सरदारों के खिलाफ डट के खड़ी हुई हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का खौफ कह लें या स्पीकर की मजबूरी, इम्पोर्टेड हुकूमत की पीटीआई को कमज़ोर करने की एक और साजिश। मनपसंद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी, पीटीआई का कौमी असम्बली में वापसी का इम्कान और पीटीआई और नून लीग के अहम इजलास, लीगी कायद की वज़ीर आज़म को हिदायत और पंजाब असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील। हुकूमत को एक और बड़ा धचका, विफाकी वज़ीर दाखिला की कप्तान को गिरफ्तार करने की अगर मगर पर मबनी अधूरी ख्वाहिश और परवेज़ इलाही साहब को पीटीआई की बड़ी एक पेशकश। इन्हीं तमाम तर खबरों, तज्जियों और जावियों से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमने दावत दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब को और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अतर काज़मी और सदीक जान। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी अतर काज़मी साहब, ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में भी वापस जाने के लिए तैयार हुई नहीं थी पूरी तरह से, अभी ये खबर आई थी सामने, तो हुकूमत इतनी बुखलाहट का शिकार हो गई कि 10 महीनों से जो पेंडिंग इस्तीफे थे वो मंजूर किए गए, और वो भी सिर्फ 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें इशू ये है कि ये वही स्पीकर साहब हैं जो पहले कहते थे कि मैं फर्दन हर मोअज़्ज़िज़ रुकन से मिलूंगा, उनको देखूंगा, उनको अपने सामने बैठाऊंगा, तस्दीक करवाऊंगा, उसके बाद इस्तीफे जो है मंजूर करूंगा। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। पीटीआई ने एक दिन पहले ही कहा था कि हम ऐवान में वापस जा सकते हैं, और इस वक्त जो वहाँ पे एक तरह से खटपुतली अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उनको तब्दील किया जाएगा और अपोजिशन लीडर फिर पीटीआई में से होगा जिसको भी पीटीआई चूज करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया, और जिस तरीके से फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फुर्ती दिखाई, तेजी दिखाई, 48 घंटे तक इनसे कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तो सामने नहीं आ सके, लेकिन यहाँ से इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। वहां से साथ ही ट्वीट भी हो गई इलेक्शन कमीशन से कि जनाब इस्तीफे मंजूर करके हमने डी नोटिफाई भी कर दिया। अब इस हुकूमत का अलमिया ये है कि ये खटपुतलियों के सहारे इस निजाम हो या कुछ और हो, इसलिए कि कुछ दिन पहले तक ये सारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त फरमाते थे कि आप असेंबली में वापस आएं, असेंबली में बात करें, वहां पे बैठ के बात करेंगे। जब उन्होंने कहा हम वापस आ रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा नहीं वहां पे वापस नहीं आना, वहां पे हमें राजा रियाज साहब भी शूट करते हैं जिनकी मर्जी से हमने मिलके, दोनों ने मिलके जनाब चेयरमैन नैब भी लगा दिया और दीगर कानून में भी तब्दीली कर दी। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि हम कोई पूरी निज़ाम को उस तरह नहीं चलाना चाहते जिस तरह वो चलना चाहिए, हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और बस वही चीज़ की झलक आज इन इस्तीफ़ों की मंजूरी में भी हमें नजर आई। ठीक है। अच्छा सदीक जान, आपकी तरफ आने से पहले मैं अली मोहम्मद खान साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब, 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, पेंडिंग थे, अभी कौमी असम्बली में जाने का आप लोगों ने कहा ही, तो ये इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, और फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहें कि आप लोग कहते हैं ना कि वो मतलब गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं करते, आपको पहले तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ पर भी उन्होंने आपकी बात पर बाकायदा मोहर लगा दी और जिस तरह एक रिस्पॉन्स दिया वो सबके सामने है। अच्छा, ये जो स्पीकर साहब कुछ दिन पहले फरमा रहे थे कि अरकान असम्बली जो हैं वो फर्दन आए हमारे पास तो उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। अब 35 इस्तीफे झट से मंजूर कर लिए गए हैं, तो इनके तो अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया।
रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, इस वक्त जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान में एक सियासी एक बेयकीनी और गुमगू की कैफियत है, और जितने दिन गुजर रहे हैं उतना ही इस बात पे समझ बूझ वाले लोग इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि एक फ्रेश इलेक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इस मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की हालत की है, आप तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बात कर रही हैं, जो जिस पे आपने सवाल किया है। मैं दो नुकात रख के इस पे आता हूँ कि जो इकोनॉमी की हालत है उस पे ना ही बात करें तो बेहतर है, और जो इस वक्त फॉरेन अफेयर्स और टेररिज्म के मामलात हैं, तो आप देख लें कि एक वक्त था कि अफगान हुकूमत यहाँ उनके लिए बाकायदा 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस की गई अमन के लिए कि इस खत्ते में अमन है, और आज सूरत हाल ये है कि आपका वजीर खारजा वो उनसे बात करने का रवादार नहीं है। तो उसका फिर कीमत उसकी कौन चुकाएगा? आप और मैं, हमारे बच्चे चुकाएंगे अगर दहशतगर्दी होगी। लेकिन जो आपका सवाल है, देखें, इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी खिदमत बाकी खिदमतों के साथ ये भी कर दी है इस मुल्क की कि बहुत से लोगों के चेहरों से निकाब उन्होंने हटा दिए। जमहूरियत का निकाब और पता नहीं कौन कौन सा लॉ का और आईन का, कि ये अपने आप को आईन के बहुत बड़े अलमबरदार कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले और पीडीएम वाले, जो जमहूरियत और वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि इस्तीफे कबूल किए, हम खुश हैं, अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ बाकी जितने रह गए वो भी करें, हिम्मत है तो बाकी भी करो ना। इस्तीफों को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करने की इनकी कोशिश है। पहले आप कह रहे थे फर्दन करेंगे, अब आपने यकमुश्त 35 कर दिए। किस हिसाब और किताब में किए? क्या आपने तस्दीक कर ली है जनाब स्पीकर साहब कि इन्होंने खुशी से ही इस्तीफे दिए? क्या आपने तस्दीक कर ली है कि कोई प्रेशर तो नहीं था? सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूं। तस्दीक कर ली है कि जो इस्तीफे मंजूर किए गए 35, ये उन लोगों के इस्तीफे मंजूर किए कि जो कौमी असेंबली में ज्यादा शोर शराबा करते थे, खान साहब के बहुत ज्यादा करीब हैं, या कह लें कि इनको ज्यादा टफ टाइम देते थे? देखिए, मुझे इस बात पे खुशी है कि वो आखिरी रात भी मैं खड़ा था और पहला इस्तीफा भी मेरा ही कबूल हुआ था, तो ये आजाद इंशाल्लाह मेरे पास ही रहेगा। पहला इस्तीफा कबूल भी मेरा हुआ था। लेकिन मैं बात दूसरी कर रहा हूँ कि पीडीएम वाले एक बार फिर डर के भाग गए। खुद ही कहते थे कि रोडों पे नहीं असेंबली में आके बात करो, आप पार्लियामेंट में आओ, अपने मसाइल पार्लियामेंट में हल करो। और जैसे ही खान साहब ने अभी मुंह से कुछ बोला भी नहीं है और ये डर के भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ इमरान खान जाएंगे, इमरान खान के साय से भी अब इनको डर लगता है। इमरान खान साहब के साय से भी इनको डर लगता है कि डर के एक दिन ही असेंबली से भी भाग जाएंगे और फिर मुल्क से भी भाग जाएंगे, जिस तरह इनके लीडर्स मुल्क से भाग गए हैं। ठीक है। अच्छा सदीक जान, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप भी अली मोहम्मद खान साहब को भी सुन रहे थे, तक आजमी साहब को भी सुना, जैसे कोई कह रहे कि डर गए हैं ये और ये डर के भाग जाएंगे। तो ये वाकई इमरान खान साहब के साथ खेल तो सकते नहीं, मुकाबला तो कर नहीं सकते, मकबूलियत उनकी सबके सामने कि अवाम में सिर्फ इमरान खान साहब इस टाइम पे मकबूल हैं। तो फिर कभी इमरान खान साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की जाती है, साइड लाइन करने की कोशिश की जाती है, सियासत से आउट करने की, कह लें खुद लाइन लगाने की। तो ये तो बड़ा कमजोर खिलाड़ी होता है जो खेलने से पहले हार मान ले कि पहले फलां को खुदे लाइन किया जाए, यानी मैं खेलूंगा और मेरे साथ भी मैं ही खेलूंगा। तो ये तो पहले से इनकी हार है जो ये तस्लीम कर रहे हैं। देखिए, ये जो हुकूमत ने काम किया है, ये हुकूमत ने अपनी तरफ से तो बड़ी चालाकी दिखाई है और बहुत बड़ा सरप्राइज ये तरीके से आपको। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी इनकी चाल उल्टी जो है इनके ऊपर पड़ेगी। और उसकी वजह यह है कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, आइनी और कानूनी बहरान जितना बढ़ेगा उतना नुकसान मुल्क की मईशत को है, और जितनी पाकिस्तान की मईशत बिगड़ती चली जाएगी उतना इस हुकूमत के लिए इक़्तिदार में रहना मुमकिन नहीं रहेगा, नामुमकिन होता चला जाएगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनके ऊपर बड़ा दबाव है। नजर आ रहा है कि ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, और ये हुकूमत एक के बाद एक ऐसा काम कर रही है जिससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो मजीद खतरात में घिरती चली जा रही है। आप देखें कि ये कहते थे कि इमरान खान ने दोस्त मुल्कों को नाराज कर दिया था, दुनिया में हम तनहा हो गए थे, हम आए हैं तो आप देखेंगे पूरी दुनिया जो है वो हम उसको आगे लगा लेंगे। दोस्त मुल्कों से क्या मिला है? $3 अरब आना था सऊदी अरब से, उसका क्या बना? ये जो डोनर कॉन्फ्रेंस है वो भी नाकाम हो गई कि $10 अरब 3 से 5 साल में आने हैं, और उसके लिए 50% जो फंडिंग है वो पाकिस्तान शो कराएगा, फिर 50% मिलेगा, और वो है प्रोजेक्ट बेस्ड है, कंसल्टेंट तक बाहर जाने, कुछ नहीं मिला इनको। तो इस वक्त ये जो काम कर रहे हैं, आप देखें आज स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल आपके सामने, आज क्या हो स्टॉक एक्सचेंज में, तो पाकिस्तान में जितना आईनी और कानूनी बहरान बढ़ेगा उतना इस हुकूमत को नुकसान है।
इनको तो नुकसान है, असल नुकसान तो मुल्क का हो रहा है, कीमत तो मुल्क अदा करेगा। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी उतनी तेजी से पाकिस्तान पस्ती में गिरता चला जाएगा। और इस वक्त ये मैं नहीं कह रहा डॉक्टर साहब, ये माहिरीन मुईशत कह रहे हैं, और माहिर मुईशत डॉक्टर जुबैर कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की बका शदीद खतरे में है। आज से पहले हमने टीवी पे ये बातें नहीं सुनी थी, और आप इंडिया में देखें इंडिया किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एज ए पाकिस्तानी आपको खून खोलते हैं, आप देखते हैं जो पाकिस्तान में रोटी, आटे और बेरोजगारी के ऊपर जिस तरह की रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं, और इस हुकूमत को कोई शर्म नहीं आती। अपने इक़्तिदार बचाने के लिए एक के बाद एक इकदाम कर रहे हैं, और आटा देने के लिए कोई इकदाम नहीं है, गंदम का कोई हल नहीं है इनके पास, जान बचाने वाली एहतियात के एलएलसीज खोलने के लिए कुछ नहीं है। तो ये हुकूमत जब तक रहेगी मुल्क उतना पस्ती में गिरता चला जाएगा, और मुल्क की बका खतरे में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, सही। अच्छा अतर काज़मी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो भी पंजाब में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए जो पीडीएम की तरफ से नाम पेश किए गए हैं, आपने वो नाम पढ़ लिए होंगे, आपको भी पता है, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि कैसे देख रहे हैं आप। देखें, कल जब आए थे नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नाम सामने आए, 3 नाम आए, मलिक अहमद खान साहब ने भी कहा कि मुनासिब नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं है जिस पे बहुत ज़्यादा इतराज़ किया जा सके। 2 नाम तो काफ़ी मौजू हैं, मतलब कि पीडीएम के अंदर भी एक तरह से उस पर पॉजिटिव तासुर था। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे मायूसी हुई थी, और मैंने कल भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, और पीटीआई से और खान साहब से मायूसी इस वजह से हुई थी कि उस नामों में भी किसी सहाफ़ी का नाम नहीं था। 3 साल इन्होंने किसी सहाफ़ी को नौकरी नहीं दी, कुछ नहीं किया पीटीआई वालों ने, और उस सेटअप में भी किसी सहाफ़ी का नाम नहीं दिया। आप देखें ना, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, आते साथ काबीना से लेके क्रिकेट बोर्ड तक हर जगह पे आपको सहाफ़ी नजर आए, उनको ओहदे भी मिल गए। अब माशाल्लाह आज जब नून लीग की जानिब से नाम आए तो मुझे पहले ये तसल्ली हुई कि उसके अंदर भी एक सहाफ़ी का नाम तो है, तो कम अज़ कम ये जी कम अज़ कम इस हद तक मुझे तसल्ली हुई कि चलें नून लीग ने हमें मायूस नहीं किया, उन्होंने इसके अंदर भी एक सहाफ़ी का नाम डाल दिया। अब इस नाम के ऊपर इत्तेफाक होगा या नहीं होगा ये तो आगे जाके पता चलता है, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने अपनी इंटेंट शो कर दी। और दूसरा भी जो उन्होंने नाम दिया, अच्छा एक और चीज़ अतर काज़मी, फिर सदीक आपसे भी पूछूंगी, ये जिन सहाफ़ियों को इतना नवाजा जाता है अतर काज़मी, ये जो सहाफ़ियों को इतना नवाजा जाता है, मतलब आप देखें ना, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पे किसी का नाम अगर सामने आ जाता है, या क्रिकेट के हवाले से आपने बात की, जिन सहाफ़ियों को नवाजा जाता है उनकी भी कोई खिदमात होती हैं, फिर उनको नवाजा जाता है, या वैसे मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो जाती है किसी से? नहीं, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप गैर जानिबदार हों और आप जय्यद सहाफ़ी हों। जो गैर जानिबदार होता है उनको ये मिलता है, अगर कोई जानिबदारी का मुजाहरा करे और मेरिट पे ना आता हो तो उनको नहीं दिया जाता, तो ये मेरिट के ऊपर होता है, इसमें तो कौम को शक नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ छोटी सी जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आहद चीमा साहब का भी नाम दिया, अगेन वो भी ऐसा नाम है, इस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के एक तरह से मुशीर भी हैं, तो मेरे ख्याल में जो दोनों नाम दिए गए उन पे इत्तफाक तो नहीं होगा, लेकिन कम अज़ कम उन्होंने अपनी इंटेंट जो है वो बिल्कुल वाज़े कर दी। ठीक है जी। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ, अगर ये कौमी असम्बली में वापसी नहीं होती है, फिर निगरान हुकूमत का तो तयन है, उसको कैसे वो मुमकिन हो सकेगा, इनकाद जनरल इलेक्शंस का, और जो इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ आते हैं उसके हवाले से फिर क्या करना है आप लोगों ने? अहम मौके पे ये जो पीटीएम की हुकूमत ने जानबूझ के किया है, तो इससे जो आने वाला प्रोसेस है, जो इलेक्शन होगा, अगर उनके मुताबिक वक्त पे ही हो, अगर उनके मुताबिक भी हो, तो उसके लिए भी वो सवालिया निशान बन जाएंगे आगे आने वाले प्रोसेस पे। तो अगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़ी लीडर और जिसकी अक्सरियत है पूरे मुल्क में, अगर उनको आप सिस्टम से आने वाले इलेक्शन के लिए आउट करेंगे, तो फिर उसकी आने वाले सारे प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी जो है वो 1% ही नहीं रहेगी। तो इस सिलसिले में आपको बहरहाल अल्टीमेटली वन वे होती है, अगर इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ से आपको सेटअप के लिए, निगरान सेटअप के लिए उनकी तजावीज़ भी लेनी होंगी। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर तो ऐसी जो है मजाक ही बन जाएगा सारा। ठीक है। अच्छा सदीक जान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, इसी पे मैं आपका भी पॉइंट जानना चाहूँगी निगरान हुकूमत के हवाले से, फिर आपको क्या समझ आ रहा है, आगे मामला कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं, और ये जो चीफ मिनिस्टर के लिए, ये जो केयर टेकर के लिए नाम दिए गए हैं पीडीएम की जानिब से, ज़रा इस पर आप भी इज़हार का ख्याल कर दें। देखें, बिल्कुल नून लीग ने ठीक किया, अतर काज़मी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा
बल्कि मैं आपको मियां साहब को बता दूं कि वो जिस मेरिट की बात कर रहे थे ना अदर काज़मी साहब, वो मेरिट ये है कि नून लीग वाले कहते हैं कि मियां साहब सिर्फ उस सहाफ़ी को अपना सहाफ़ी या गैर जानिबदार सहाफ़ी मानते हैं जो नून लीग से पैसे लेता हो। क्योंकि मियां साहब हमेशा ये कहते हैं कि अगर एक सहाफ़ी हमसे पैसे नहीं ले रहा तो वो फिर किसी से भी ले सकता है, किसी और से ले सकता है, तो इसकी ज़रूरत कैसे पूरी हो रही होगी। तो ये ज़रूरी है कि वो हमसे पैसे ले रहा हो ताकि हमें यकीन हो कि हमसे पैसे ले रहा है, इसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो अभी कहीं कहीं और नहीं जाएगा, किसी और तरफ नहीं जाएगा। हमारी तसल्ली है ये गैर जानिबदार सहाफ़ी है, ये हमारा सहाफ़ी है क्योंकि हमसे पैसे ले रहे हैं, और अब इसको पैसों का कम अज़ कम मसला नहीं होगा कि पैसों के लिए इसको किसी और की तरफ जाना पड़े। ये मियां साहब का बड़ा एक इस्टेब्लिश उनका रूल है। बाकी जहाँ तक ये नाम है, देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना यही चाहिए कि उनको जो भी मेरिट पे नाम बनता है वो करें, क्योंकि 2 जो नाम नून लीग ने दिए हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। मेरा ख्याल है अहमद नवाज सुखेरा साहब का जो नाम है उसमें ये जरूर आ रहा है कि वो भी क्योंकि हाजिर सर्विस से 31 को रिटायर होने, लेकिन कोई गुंजाइश ऐसी निकालनी चाहिए और वो एक ऐसा नाम है, या खोसा साहब जो हैं उनको एग्री किया जाए क्योंकि दोनों पार्टी उन पर एग्री हैं। बाकी तो ये जो नाम नून लीग ने दिए ये करेंगे तो अभी से इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो राना सनारा साहब कह रहे हैं कि जी अदालत अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का हुक्म देती है तो ये जो अगर मगर के साथ इनकी जो एक ख्वाहिश कह लें, ये आपको कबूल होती दिखाई देती है कि इनकी ख्वाहिश ये पूरी हो सकती है? देखें, इनकी ख्वाहिश तो बिल्कुल है जी, बिल्कुल इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश तो है, लेकिन बात यह है कि एक ऐसा पॉपुलर लीडर जिसने हर सतह के ऊपर अपनी पॉपुलैरिटी को साबित कर दिया, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों या जिस भी तरह से आप उसको परखना चाहें, आप अवामी उसके बारे में राय जाके कर लें, आप सर्वे कर लें, आप मीडिया वाले जाके माइक लेकर सर्वे कर लें, आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई स्पेस इमरान खान करते हैं तो रिकॉर्ड बना देते हैं, पॉडकास्ट करते हैं तो रिकॉर्ड बना देते हैं, टीवी पे पाबंदी लगती है तो इमरान खान साहब जो हैं वो 500 यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं, हर मामले में उनका रिकॉर्ड है। तो इतने पॉपुलर लीडर को अगर आप सियासत से बाहर करेंगे तो क्या उससे को पाकिस्तान का फ़ायदा और भला होगा या पाकिस्तान का नुकसान होगा? ये कोई भी ज़ीशूर शख्स अपने आप से सवाल कर ले, उसको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अतर काज़मी, सदीक जान और अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये नवाज शरीफ साहब के आने की खबरें बार बार आती रही जी कि अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, फलां फ्लाइट की भी डिटेल आ जाती थी, पता नहीं कौन ये उड़ाता रहता है इस तरह की रूमर्स। फिर पता चलता है कि मियाँ साहब का तो अभी भी जहन नहीं बना पाकिस्तान वापस आने के लिए। वैसे पाकिस्तान से वो बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका जीना मरना पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान वापस आने को उनका दिल नहीं चाहता, मूड नहीं बनता। ये समझ नहीं आती कि क्यों। अच्छा, अब ये खबरें आ रही कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो शायद अगले हफ्ते वापस आ जाएंगी और कैंपेन स्टार्ट करेंगी। तो क्या लगता है कि उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कैंपेन स्टार्ट करेंगी? क्या उनको टास्क मिला होगा? देखें, टू बी ऑनेस्ट, उनके आने से फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि उनकी जमात में वो उनकी हैसियत तो बहरहाल है और क्राउड पुलर भी किसी न किसी लेवल तक हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस लेवल पे अब मुल्क की सियासत को पहुंचा दिया है तो हमजा के मुकाबले में काफी बेहतर है अगर देखा जाए जी। हर तरफ से मुस्लिम लीग नून जो है वो हार रहे हैं और जिस तरह से अभी उन्होंने ये हालिया डील किया है पंजाब की क्राइसिस को, तो एक चीज साबित की है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है ये अच्छे दिन के खिलाड़ी हैं। मुश्किल वक्त में ये लोग अपने वर्कर को छोड़ के भाग जाते हैं। माजी में भी मियाँ साहब छोड़ के भाग गए और सारा खाता जो है पंजाब में हमजा के हवाले कर गए और मरकज में उस जमाने में आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब और हाशमी साहब के हवाले करके निकल गए। तो इस बार फिर उन्होंने यही किया है। खासकर अभी जो पंजाब का सूबाई असम्बली का जो मामला हुआ है उसमें जिस तरह से ये लोग साइड पे हुए हैं और अपने वर्कर को तनहा छोड़ा है, मेरे साल में उस लेवल पे इनकी कहानी खत्म है। बहरहाल अगर वो आते हैं तो मैं तो वेलकम करूंगा, उनका मुल्क है, उनको आना चाहिए, लेकिन अगर इस उम्मीद से वो अभी बैठे हैं कि उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उनको कोई क्लीन चिट मिले और उसके बाद वो आए, तो मेरे ख्याल में कौम अब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अतर काज़मी साहब, आपको लगता है जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये मिलेगी उनको नवाज शरीफ साहब को? देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ना आपको आवाम के लिए डिलीवर करना पड़ता है। अब इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है
कि इमरान खान साहब को सिर्फ नायल कर दिया जाए या उनको जेल में बंद कर दिया जाए। ये बुनियादी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमारे पीछे खड़े हो जाएं, हमें प्रमोट करें, हमारे लिए सब कुछ करें जो कुछ कर सकते हैं। ये इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो बार बार ताने देते ना कि जी 5 साल उसको ये कर दिया, 6 साल ये हो गया, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड जमहूरियत में क्या होती है? साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं। इससे ज़्यादा आपको कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? आज इन्होंने 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं और अभी खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि PDM जो है ये मुशावरत कर रही है कि इन 35 नशिस्तों के ऊपर अगर इमरान खान हुआ तो हम उसके मुकाबले में उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करेंगे। तो भाई इससे ज़्यादा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि आप 13-14 जमातें मिल के अगर एक जमात का मुकाबला नहीं कर सक रही, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला तो दूसरी तरफ से आना चाहिए। अब ये गिला ये क्यों कर रहे हैं? इनको लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रही? उसकी वजह ये है कि जो इन्होंने मईशत की हालत की है गुज़िश्ता 9 माह में, आज फिजा हालत ये हो गई है कि एप्टमा ऑल पाकिस्तान जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने अमरीकी एम्बेसी को ख़त लिखा है पाकिस्तान में कि खुदारा हमारी हुकूमत को $2 अरब कुछ दे दो, क्योंकि हमारे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, हमारी मिलें बंद हो रही हैं। ये सारे वो कारोबारी शख्सियात हैं जिनके पास पैसा है लेकिन हुकूमत के पास डॉलर नहीं है, ये बाहर से कॉटन नहीं मंगवा सक रहे। तो ये हालत होगी है आपकी इकॉनमी की कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको भी अमेरिका को खत लिखने पड़ रहे हैं कि खुदारा हमारी हुकूमत को कुछ दे दो। तो ऐसी सूरत में इनको कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? ये इशू है इनका। ठीक है सदीकी, जो आज होने वाले PTI का अहम इजलास है उससे मुतालिक अंदर की खबरें जो है ज़रा शेयर कीजिएगा कि क्या करने जा रही है PTI आगे, इनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, मुझे आज के इजलास का तो नहीं पता, मेरी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है वो यही है कि 2 असम्बली जब आप तहलील कर देंगे तो आम इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है, और ये बात लॉजिकली समझ आती है। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार नहीं है, दोस्त मुल्क ताउन करने को तैयार नहीं है। सबको ये बात पता है कि इस वक्त यहाँ पर जो हुकूमत है वो करप्शन लूटमार करती है, उनका पैसा सारा बाहर पड़ा है। ये अगर मुल्क के साथ सिंसियर होते तो अपना पैसा पाकिस्तान ले आते, ये मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। और कोई भी दुनिया का मुल्क है वो चाहेगा कि यहाँ पर 5 साल की जो हुकूमत है वो उनसे बात करें, वो उनसे तल्लुकात रखें। इनसे कोई बात नहीं करना चाहता, इनको कोई पैसे नहीं देना चाहता। और आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने परसों जो तकरीर की उस पर ज़्यादा बात नहीं हुई, होनी चाहिए थी। जो उन्होंने कहा कि हमारे एक हाथ में एटमी हथियार है और एक हाथ में कशकौल है। मतलब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और परसों फिर वो कह रहे हैं कि मैं गया UAE के सरबराह के पास बैठा था, तो मैंने पहले तय किया, तहिया किया अपने साथ, मैंने एक वो किया कि मैं जनाब $2 अरब की बात करूंगा कि वो रोल ओवर कर दें। फिर आखिरी मौके के ऊपर मैंने वहाँ बैठे बैठे हिम्मत पकड़ी और मैंने $1 अरब और भी मांग लिया। और मैंने उन्हें कहा कि आप भी सोचते होंगे कि हम जब भी आते हैं मांगने आते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। क्या किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करता है कि एक न्यूक्लियर पावर मुल्क का सरबराह ये बात कह रहा है कि हमारे एक हाथ में कशकौल, एक हाथ में न्यूक्लियर पावर है? किसने मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है? कौन था 30-40 साल से इक़्तिदार में? कौन था जिन्होंने मुल्क के साथ ये तबाही और बर्बादी की? पिछले 10 माह किसने तबाही और बर्बादी की है? और प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो है वो ट्वीट करता है कि आखिरी 3 वजीर खजाना जो थे वो जोकर थे, तो वो मज़ाहिर किरदार थे। वो किसका नाम ले रहे हैं? चलो PTI वालों की तो समझ आती है कि जनाब वो शौकत तरीन साहब को कह रहे हैं, हफीज शेख साहब को कह रहे हैं, उसमें वो मिफ्ता इस्माइल को भी कह रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लें। और इसके पहले इसहाक डार ने जो कैंपेन चलाई मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, उन्होंने कहा था कि टाफियों की फैक्ट्री तो चला सकता है, ये मुल्क की मुईशत नहीं चला सकता। जिसने भी इसको वजीर खजाना बनाया या तो उसको मुईशत का पता नहीं है या वो जानबूझ के पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। तो ये दो लोग मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार साहब से तो बेहतर है अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें। एटलीस्ट मतलब सच तो बोल देते हैं, जो हकाइक है उस पर बात तो कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मरीम नवाज साहब की चॉइस थी, नवाज शरीफ की चॉइस थी कि इसहाक डार जाएंगे, मुल्क को तमाम क्राइसिस से निकालेंगे। इन्होंने मुख्तदर हलकों से भी कहा कि आप इंटरफेयर करें, आप मुदाखलत करें, अदालतों को मैनेज करें, सब कुछ किया गया। इसहाक डार को क्लीन चिट दिलवाई गई, इसहाक डार को वापस लाया गया, उसको वजारत खजाना में बिठाया गया। उसने क्या किया 10 माह में? कोई मुल्क के साथ ये करता है? यहाँ तो ये लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई मुल्क दुश्मन कोई बाहर से आके और हमलावर हो गए और पाकिस्तान को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे उन्होंने कभी इस मुल्क में नहीं रहना। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ठीक है, अच्छा अतर काज़मी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। वज़ीर आज़म साहब का जिक्र किया सदीक जान ने और बड़े अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से, जैसा कहते हैं मेरिट पे किसी को आईना दिखाना, आईना उन्होंने दिखाया। तो वज़ीर आज़म साहब तो ये जो इमदाद मिली थी उसको गैबी इमदाद, गैबी मदद का नाम दे रहे थे। और गैबी मदद क्या होती है ये आपको भी पता है कि अल्लाह की तरफ से करम हो जाता है, जिसकी आपको कोई उम्मीद नहीं होती, दूर दूर तक कोई चांस नहीं होता। ये ज़रा आप देखें कि किस तरह वाकई वज़ीर आज़म इस तरह की बातें कर लेते हैं। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्पॉसिबल है। तो इन लोगों को समझ आएगी, ये होश के नाखून लेंगे। आपको लगता है कि मामला इलेक्शन की तरफ जाता हुआ आप देखते हैं? फिर
देखिए, अगर पाकिस्तान की कोई मदद करता है, पाकिस्तान में डॉलर आते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आए या किसी और की हुकूमत में, अगर पाकिस्तान की बेहतरी होती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको खुशी होगी, दिली खुशी होगी। लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं, जिस तरह बड़े बड़े दावे किए गए और ये तासुर दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में जब वापस आ रहे होंगे उसी जहाज़ में पीछे कैश डॉलर्स पड़े होंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। अभी भी आप IMF से 1-2 बिलियन डॉलर लेने के लिए उनकी जो है मिन्नतें कर रहे हैं, पर वो आपको नहीं दे रहे। और ये कहा गया कि जी सऊदी अरब भी 15 बिलियन देगा, लेकिन अभी तक $1 भी पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले नहीं किया गया और वापस नहीं आया। तो ये वो अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जो हमें सामने नज़र आ रही है। अब इससे आप निकल किस तरह सकते हैं? देखें, पॉलिटिकल आपका इस वक्त एक तरह से केओस है, एक तरह से बहरान है, साथ मौशी बहरान है। मैं ये नहीं कहता कि इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, कतन ऐसा नहीं होगा। लेकिन कम अज़ कम जो हुकूमत होगी उसके पास मैंडेट तो होगा ना। वो बंद कमरों में तो हुकूमत नहीं बनी होगी ना, वो ऐसा निज़ाम तो नहीं होगा ना जहाँ पे राजा रियाज साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं। क्या दुनिया देखती नहीं है? दुनिया समझती नहीं कि हो रहा क्या है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला जो इसका स्टेप है कि हम आम इंतखाबात की तरफ जाएं, अवाम से मैंडेट लें और फिर अवाम को बताएं कि ये मुश्किल फैसले हैं और फिर वो हुकूमत आके फैसले करे। चाहे अवाम मियाँ साहब को वोट देती है, सो बिस्मिल्लाह, मियाँ साहब आके हुकूमत संभालें। बिलावल साहब को देते हैं, बिलावल साहब को संभालें, आके वो संभाल लें। अगर खान साहब को मिलता है वो आ जाएं। हम ये नहीं कह रहे कि इसके हवाले हुकूमत कर दें, लेकिन अवाम के पास जाएं, उनको फैसला करने दें। ठीक है। अच्छा सदीक जान, ये आपको लगता है कि अवाम के पास ही जाएंगे, अवाम को फैसला करने देंगे, इंतखाबात की तरफ जाएंगे, या मजीद दिल पे पत्थर रखे, मजीद मुश्किल फैसले करने के ये लोग ख्वाहिशमंद है, मजीद आना रोट टू चाहते हैं और भी बहुत से मामला सेट करना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? वैसे बहरहाल हर गुजरते दिन के साथ अवाम जितनी इनसे नाला होती जा रही, दूर होती जा रही, नाराज होती जा रही है, परेशान होती चली जा रही है, अपना वोट बैंक के कमजोर कर, इनको ये बात समझ नहीं आ रही? देखिए, ये बात तो नून लीग के बहुत से लोगों ने आप बता दिया क़यादत को कि ये नहीं हो सकता कि पंजाब और KPK में इलेक्शन हो रहे हो, और मेन तो पंजाब है, KPK में तो नून लीग का कुछ स्टेक नहीं है। हज़ारा डिवीजन में वहाँ से भी ये नहीं जीतेंगे। और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि पंजाब हमारा जो इस वक्त सियासी तौर पर गढ़ जिसको नून लीग समझती है अपना, कि वहाँ से हम जीतेंगे, कि हम वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में हो और हमारी ही वफाकी हुकूमत यहाँ पे मिनी बजट ला रही हो, नए टैक्स लगा रही हो, पेट्रोल डीजल महंगा कर रही हो, आटे का बहरान हो, बिजली की लोड शेडिंग हो, बिजली की कीमतों में इजाफा हो, गैस का बहरान हो, गैस की कीमतों में इजाफा हो, LCs खुल ना रही हूँ, अद्वियात आ नहीं रही हूँ, यहाँ पे जनाब दालों का बहरान हो। तो ये नहीं हो सकता कि एक तरफ हमारी हुकूमत आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हो, बहरान दर बहरान हो, तबाही हो, बर्बादी हो, और साथ ही हम इलेक्शन कैंपेन में हो। तो ये कैसे होगा कि हम वहाँ पे लोगों को क्या बताएंगे? हम तो वहाँ पे जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि वफाकी हुकूमत ने आज ये फैसला क्यों किया है, कल वो फैसला क्यों नहीं किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस बार जब ये इलेक्शन में जाएंगे, लोग इनके मुंह पे वो बिजली के बिल मारेंगे। जो लोगों के सर्दियों में बिजली के बिल आ रहे हैं, जो गैस के बिल आ रहे हैं, वो लोग इनके मुंह पे मारेंगे गैस के बिल, कि ये एक तरफ लोड शेडिंग, सर्दियों के इस सर्दी में, जनवरी की इस शदीद सर्दी में रावलपिंडी इस्लामाबाद जैसे लोड शेडिंग भी, ऊपर से बिल भी, बिल्कुल दोनों चीजें। तो इनको ये बात समझ आ रही है, इसलिए आप लंदन पे नजर रखें, अगले 4-6 दिन में बड़ा फैसला हो सकता है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्तलिफ इमारतों में आज गए हैं ना, ये मुख्तलिफ जो कोशिशें की जा रही हैं कि 90 रोज से आगे ले जाए पंजाब के इलेक्शन। अगर पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन होने जा रहा है तो फिर ये पंजाब का इलेक्शन नहीं है, ये आम इंतखाबात होंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे सहाफ़ी भाई शाहिद असलम के हवाले से ज़रा अपडेट शेयर कर दीजिएगा नाज़रीन के साथ, उनके चाहने वाले, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, क्या अपडेट है आपके पास सदीक जान? देखें, शाहिद असलम साहब की आज ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कल उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत है। कल दलाइल दिए जाएंगे कि उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। और कल जो गुजरा हुआ कल है उसमें उनको जुडिशल किया गया था। जो FI ने मज़ीद रिमांड मांगा था वो नहीं दिया गया था। मियाँ अली शफाक साहब जो वकील हैं बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने बड़े शानदार दलाइल दिए उन्होंने, और उनके साथ फयाज कुंदवाल एडवोकेट और अहद खोखर एडवोकेट, उनकी जो टीम है बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तैयारी की। उन्होंने रेलिवेंट अदालती फैसले सामने रखे। कल उनको जुडिशल किया गया था, रिमांड नहीं दिया गया था FIA को। और अब आने वाले जो कल है यानी मंगल के रोज़ उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उसके ऊपर दलाइल हैं, और हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि इंसाफ होगा और उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अतर काज़मी साहब आपका, सदीक जान आपका, अली मोहम्मद खान साहब शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म के अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें वो भारत के साथ मस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी 3 जंगों में पाकिस्तान और भारत ने भूख और बेरोज़गारी के अलावा कुछ नहीं पाया, मगर वज़ीर आज़म साहब
मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भूख और बेरोजगारी की वजह या इसके खात्मे के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क बना था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। और आप जिनसे मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं, मुस्बत मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वहां आज भी हालात ये हैं कि मुसलमानों से उनके जीने का हक छीना जा रहा है। मुसलमानों को आज भी इबादत की इजाजत नहीं है, सांस तक नहीं ले सकते वहां पे वो खुलकर। अभी चंद दिन पहले इसी जो मोदी सरकार है उसने उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद को शहीद कर दिया था। क्या हुआ वहां पर? इसमें हमारा सेगमेंट है शर्म तुमको मगर नहीं आती, देखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कौन सोच सकता है कि शादी का घर हो जहाँ पे खुशियाँ रक्स कर रही हूँ, एन उसी वक्त कुछ बासर अफराद आपके घर में घुसकर आपके दादा, चचा और सबसे अजीज वालिद की जान ले लें। खुशियों से भरा घर मातम में बदल जाए। यही सब कुछ हुआ सूबा सिंध में, जहाँ दादू में 5 साल पहले 17 जनवरी 2018 की शाम उमर रुबाब के घर में सिंध की चांडियो फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बाज़र अफराद ने साथियों के साथ हमला करके उमर रुबाब के दादा, वालिद और चचा को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया था। अच्छा, उमर रुबाब की फैमिली की उन सरदारों और वडेरों से कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी, मगर उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो वडेरा शाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके गुलामी की जंजीर पहनने से इनकारी थे। रुकने सिंध असम्बली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ। चीफ जस्टिस ने 2 बार अज खुद नोटिस भी लिया, 2 माह में फैसला सुनाने का भी कहा गया, मगर बासर मुल्जिमान जमानत लेते रहे, ताखीर होती रही। इस जुल्म के खिलाफ नंगे पांव अदालत का दर खटखटाने वाली उमर रुबाब ने पूरे निज़ाम इंसाफ को झिंझोड़ कर रख दिया। हद तो ये है कि इंसाफ की मुतलाशी उमर रुबाब अपनी फरियाद अदालत आलिया तक पहुंचाने की खातिर जान की परवाह किए बगैर चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने तक आ गई। दर बदर की ठोकरें खाने के बावजूद आज तक उमर रुबाब को इंसाफ नहीं मिल सका। सिंध की बेटी 5 साल इंसाफ की मुंतज़िर है, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि उमर रुबाब को इंसाफ दो। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर रुबाब। उमर रुबाब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उमर रुबाब, आप ये इतनी देर से ये जंग लड़ रही हैं, मैं डॉक्टर फिजा आपको सलाम पेश करती हूँ। जिस तरह से आप इंसाफ के हुसूल के लिए ये जंग लड़ती चली जा रही हैं, आपका हौसला अज़म कम नहीं हुआ है। आज 5 साल गुजर गए उमर रुबाब इस दर्दनाक वाक़ये को, लेकिन अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिल सका। कितनी यकीन दहानियाँ करवाई गई आपको, रुकावट आपको कहाँ नजर आती, पेशरफ क्यों नहीं हो पा रही है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप पहले भी मेरी आवाज़ बन चुकी हैं और अभी भी आप मेरी आवाज़ बन रही हैं। मैं सिंध की एक बेटी अपने मुल्क से एक चीज़ चाहती हूँ, वो है इंसाफ। मेरे घर में इतना बड़ा हमारा फर्ज है। शुक्रिया की कोई बात नहीं। वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। हमारे सिंध में आप देखिए इतना जुल्म है, और मैं एक सिंध की बेटी अपने हक की खातिर, इंसाफ की खातिर इन जाबरों, इन जागीरदारों, सरदारों के खिलाफ डट के खड़ी हुई हूँ। मैं किसके आसरे खड़ी हूँ? पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून के आसरे पे खड़ी हूँ। मुझे ये बताया जाए, अगर हम खुदा की जात से और अदालतों से फरियाद ना करें तो हम किससे इंसाफ मांगे? मैं हमेशा कहती हूँ, मैं पुरुम्मीद हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी जदोजहद पे यकीन रखने वाली हूँ, मैं पाकिस्तान के आइन पे, पाकिस्तान की अदलिया पे यकीन रखने वाली हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जंगें 2 किस्म की होती है, एक हथियार के साथ लड़ी जाती है, एक कलम के साथ लड़ी जाती है। हम पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होकर ये कलम की जंग लड़ रहे हैं। अब देखना ये कि इस ट्रायल में अदालतें अपना कितना किरदार अदा कर रही हैं। आप देखिए 5 साल हो गए, मुझे ये शिकायत जरूर है इस निज़ाम से कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। वो अलग बात है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, और इंशाल्लाह मैं हिम्मत हारूंगी भी नहीं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आज भी मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चचा की 5वीं बरसी थी। ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे निज़ाम पे, हमारे हुक्मरानों पे, कि मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिल सका मेरे मुल्क में। पर फिर भी मैं खुद कानून की तालिबे इल्म हूँ, मैं उम्मीद रखती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और इंशाल्लाह मेरा जो हक है इंसाफ मैं छीन के लूंगी। आज हमने 17 जनवरी एंटी फ्यूडलिज्म डे के तौर पे मनाया। उसकी वजह यही है कि आप देखिए कि सिंध में जागीरदारों ने कितने जुल्म ढाए हम पे, कितने सितम किए गए।
मैं ये जरूर कहूंगी कि सिंध की बेटियों के कांधे जनाजे उठा उठा के थक गए हैं, तो कब हमें इंसाफ मिलेगा? मैं ये सवाल करती हूँ अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और मैं ये बताना भी चाहती हूँ आपके तसलसल से कि अगर आप इंसाफ करने में नाकाम रहे हैं या अगर आप फौरी तौर इंसाफ नहीं फराम करेंगे तो ये जुल्म हमारे साथ होते रहेंगे। ये एंटी फ्यूडलिज्म डे मनाने का मकसद यही है कि हम इन जागीरदारों और सरदारों को ये बताना चाहते हैं कि ये कानून से बालातर नहीं है, और ये इस पाकिस्तान की अदालतों का काम है कि वो हम मजलूमों को तहफ़्फ़ुज़ भी दें। बोल न्यूज़ आपके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। 2 साल पहले भी आप इसी वक्त इसी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थी। उस वक्त मुझे याद है, बल्कि मुझे उम्मीद थी, हमें सबको उम्मीद थी, बल्कि हमारी दुआ थी कि आपको जल्द इंसाफ मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती कह लें या निज़ाम की कमज़ोरी समझ लें कि 2 साल गुजरने के बाद भी मसला वहीं का वहीं है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरी समाअत पर क्या हुआ था और किन किरदारों को आप समझती हैं कि वो पुष्ट पर मौजूद है और आप पर दबाव भी डाला गया था, हमने बताया था, धमकियां भी दी गई, आपको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया? जी, अभी भी मुझे थ्रेट है, मेरे केस में जो विटनेसेस हैं उनको थ्रेट है। ये जागीरदार सरेआम मीडिया पे आकर ये सरेआम हमें बोलते हैं कि आप कान खोल के सुन ले, ये इस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, ये अजीब इनके स्लोगन्स होते हैं, इनकी अजीब लैंग्वेज है। वो आप देखें कि वो हमें सरेआम थ्रेट करते हैं। मतलब इससे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के शायद कानून को वो इतना कमजोर समझ रहे हैं, पर हम जो है वो अपने मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। और मैं इसीलिए खड़ी भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़ाहिर मुल्क में मुझे इंसाफ मिले। मुझे अभी भी थ्रेट है, मेरे केस में जो विटनेसेस हैं उनको भी थ्रेट है, और इसके पीछे आप देखिए वो 2 सिटिंग MPs हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से। तो आप खुद समझ सकती हैं कि सिंध में रहकर रूलिंग पार्टी के खिलाफ खड़े होना कितना मुश्किल है मेरे लिए। मैं एक बेटी हूँ, मैं क्या चाहती हूँ? मैं इंसाफ चाहती हूँ, और जब मैं इंसाफ के लिए निकलती हूँ तो मुझे थ्रेट किया जाता है, मुझे प्रेशर दिया जाता है ताकि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ या मैं चुप करके घर बैठ जाऊँ। अभी भी ये जागीरदार मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करती हूँ कि अगर हम मजलूमों को अदालतें इंसाफ नहीं फराहम करेंगी तो हम किससे इंसाफ मांगे? ठीक है उमर बाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।